व्यक्ति को सटीक और सही जानकारी समय पे मिले, जिससे हम उसके अनुरूप रणनीति बना सकें। और मुझे प्रसन्नता है कि आज माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की उपस्थिति में अब लखनऊ भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक रीजनल सेंटर के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। ये सचमुच उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को, एक नई कड़ी को साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए मैं प्रदेशवासियों की ओर से माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के प्रति और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं इस बारे में कि प्राचीन काल से ही हर मनुष्य के मन में एक जिज्ञासा अवश्य रही है, और जिज्ञासा थी कि मनुष्य ने जब से अपनी बुद्धिमत्ता का थोड़ा भी उपयोग करना प्रारंभ किया होगा, उसके लिए सबसे पहले कौतूहल का विषय कुछ बना था तो मौसम की जानकारी, आकाश में चमकती हुई बिजली, बादलों से होने वाली वर्षा या अन्य तमाम प्रकार की स्थितियां। इसके कई पक्ष रहे हैं। आप देखेंगे एक पक्ष था जो ऋषि मुनियों ने समय के अनुरूप, उसके अनुरूप स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पंचांग का निर्माण किया। आज भी आप देखते होंगे पंचांग की सटीक गणना ग्रह और नक्षत्रों को ध्यान में रख करके की गई गणना मौसम की सटीक जानकारी का भी एक आधार बनता था। दूसरा, लोक कहावत और लोक परंपरा में हम एक और चीज देखते थे। लोग क्या अनुमान करते थे, अमुक चिड़िया ये बोली बोल रही है, ये मौसम आने वाला है। इस प्रकार के जानवर के द्वारा इस प्रकार की चीजें सामने आ रही हैं, उसके यानी उसके बिहेवियर में परिवर्तन उस मौसम की पूर्व जानकारी देने का भी एक माध्यम बनता था, और उसको विभिन्न प्रकार की लोकोक्तियों में, मुहावरों में, लोक गाथाओं में लोगों ने उसे तमाम प्रकार के उसका वर्णन करने का काम भी किया। हम लोग उसके बारे में बहुत सारी चीजें सुनते हैं, देखते हैं, और उसके बारे में हम तमाम अन्य लोक परंपरा में उनके बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन जब मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग जब अपने 150 वर्ष स्थापना की पूरा कर रहा है, तब यह अपेक्षा देश की आजादी के तत्काल बाद होनी चाहिए थी कि ये सभी जानकारियां हमें प्राप्त हों। लेकिन अपेक्षित ध्यान न देने का परिणाम क्या था कि देश के अंदर जो प्रगति किसानों को करनी चाहिए थी, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जनधन की हानि को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रयास जो होने चाहिए थे, उसमें कहीं न कहीं कोई कमी नजर आती थी। पिछले 12 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो अभियान प्रारंभ किया, आज उसी का परिणाम है कि मौसम विभाग, इतना तो परिवर्तन हम लोग देखते हैं। आज से 12 वर्ष पहले जब हम लोग मौसम विभाग के पास किसी जानकारी के बारे में बोलते थे कि बारिश की क्या स्थिति है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि या आकाशीय बिजली की क्या खतरे हैं, तो जो बोलते थे ठीक उसके विपरीत होता था। अगर बोल दिया कि बारिश होने वाली तो मान के चलिए नहीं होने वाली। लेकिन इधर मैं देखता हूं कि जो भी वे जानकारी देते हैं कि फलाने तारीख को बारिश होगी, आंधी तूफान आएगी और किस प्रकार की स्थितियां हैं,
वो सटीक जानकारी आज के दिन पे हमें प्राप्त हो रही है। और मैंने इस चीज को देखा है। अभी पिछले दिनों मैंने 2 अनुभव किए। 13 मई को अचानक आपदा एक आई थी। आंधी तूफान के कारण उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में काफी जनधन की हानि हुई। मैंने उस दिन इस बात को पूछा, मैंने उसके 2 दिन के बाद बैठक ली। मैंने कहा भाई ये अर्ली वार्निंग सिस्टम का क्या हुआ, क्यों नहीं ये काम कर रहा था? तो पता लगा नहीं, अर्ली वार्निंग सिस्टम तो अपना ठीक काम कर रहा है, लेकिन कहीं लोकल स्तर पर भी जो स्थानीय प्रशासन को भी सक्रिय होना चाहिए था, उसका अभाव है। फिर मैंने रात्रि को एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूरे प्रदेश को जोड़ा। मैंने कहा भी बंद मोबाइल फोन की भी घंटी बज रही है, आपको अलर्ट किया जा रहा है, लोकल स्तर पर भी तो आपको कुछ जानकारी देनी चाहिए लोगों को, अपनी संस्थाओं को भी तो अलर्ट करना चाहिए। मैंने देखा उसके ठीक 4-5वें दिन जब फिर एक आपदा आई, तो आपदा आने के 3 घंटे पहले से ही सबको अलर्ट आना शुरू हो गया था, सबके मोबाइल फोन बजते हुए दिखाई दे रहे थे। यह टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए। मैं सहारनपुर की घटना आपको बताता हूं। सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ी के ठीक तलहटी में मां शाकंभरी देवी का मंदिर है। देहरादून और शिवालिक पहाड़ियों में भारी बरसात हुई, और अक्सर होता था कि भारी बरसात होती थी तो शिवालिक की पहाड़ी से जो जल एकत्र होता था एक साथ वहां पे बाढ़ जैसा माहौल पैदा कर देती। उस समय मंदिर में कीर्तन चल रहा था, काफी बड़ी संख्या में लोग थे, लेकिन समय पे अलर्ट आने का परिणाम क्या था कि उन सबको डिस्पर्स करके सुरक्षित स्थानों में भेज दिया गया। जो व्यापक जनधन की हानि होती उसको रोक दिया गया। 2 लोगों की इस समय मौत हुई, उनमें से भी एक, जब पानी आया एक महिला जबरदस्ती उसमें उतरी, बह के चली गई। एक अन्य महिला, ये 2 लोगों की मौत हुई, अन्यथा जितने लोग थे सबको सुरक्षित स्थानों पर प्रशासन ने और स्थानीय नागरिकों ने उस अलर्ट के नाते भेज दिया, अन्यथा उसमें दर्जनों लोगों की मौत उसके कारण हो जाती। लेकिन उसके कारण अलर्ट करने का परिणाम क्या था कि ये टेक्नोलॉजी का उपयोग, कैसे मौसम विभाग ने सही समय पर सही जानकारी दी, परिणाम हम सबके सामने आया। हमने व्यापक जनधन की हानि को होने से वहां पे रोकने में सफलता प्राप्त की। दूसरा, अर्ली वार्निंग सिस्टम का जो लाभ, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे कुछ जनपद थे जहां पे आकाशीय बिजली का खतरा बहुत रहता है। मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, ये जिले हैं जहां पर अक्सर हम लोग देखते थे कि घटनाएं होती थी। हर वर्ष लगभग 100-150 लोगों की मौत होती थी। मुझे याद है आज से लगभग 4-5 वर्ष पहले की घटना है। एक ही दिन में 90 लोगों की मौत प्रयागराज से लेकर के बिहार पटना के बीच में हुई थी, जिसमें लगभग 30 के आसपास मौत यूपी की थी और 60 के आसपास मौत बिहार की थी। मैंने तत्काल बैठक ली यहां पे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसडीएमए और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को भी मैंने इसके साथ जोड़ा। और मैंने उनको बोला, मैंने कभी मुझे बताओ कि आखिर ये जो मौतें हो रही हैं कौन इसको रोकेगा? टेक्नोलॉजी से क्या संभव नहीं रोका जा सके? तो उन्होंने कहा संभव है, हम इस तकनीक को देने को, हमारे पास तकनीक है, हम इसके बारे में ये भी करते हैं। और आज हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने का परिणाम क्या है? मिर्जापुर में, सोनभद्र में, जिन जिलों में हर वर्ष 100 से लेकर 150 मौतें होती थी, आज वो मौत का आंकड़ा दर्जन भर में रह गया है और समय पे अलर्ट जारी होता है। हाँ, अगर मौतें होती तो उसका कारण क्या है? लोकल स्तर पर लापरवाही।
व्यक्ति ही अलर्ट नहीं है, वो जानबूझ करके बाहर जा रहा है, जानबूझ करके खुले में रह रहा है, जानबूझ करके वह अपने पशुओं को सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचा रहा है, और जो पहले से जानकारी दी गई है ग्राम पंचायतों को या उन लोगों को, वह न होने के कारण वह व्यक्ति इसका शिकार होता है। तो स्वाभाविक रूप से इसका उपयोग किस रूप में? दूसरा, मौसम चक्र बदला है क्लाइमेट चेंज होने के कारण। आपने देखा होगा लगभग 1 महीने का अंतर आया है पूरे मौसम चक्र में। इसका प्रभाव क्या है? प्रभाव खाद्यान्न का एक संकट अगर इसी प्रकार से रहा तो एक समय खाद्यान्न का भीषण संकट खड़ा हो सकता है देश के सामने, दुनिया के सामने। हमने प्रकृति का दोहन अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए किया है। प्रकृति के साथ जो व्यवहार हम सबका होना चाहिए था कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का, उससे हम विमुख हुए तो प्रकृति हमसे विमुख होती भी दिखाई देती है। और मुझे लगता है कि जो हमारे संस्कार थे उन संस्कारों को हम पुनर्जीवित कर लें, धरती माता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर लें, तो इसको सुधारने में मदद मिल सकती है। लेकिन कम से कम आज के दिन पे मौसम विभाग की जानकारी समय पे हमें मिलने का परिणाम क्या है? हम अन्नदाता किसान को होने वाली क्षति को और उसके कारण अर्थव्यवस्था को पहुंचने वाली क्षति और खाद्यान्न के संकट को काफी हद तक बचाने में सफल हो सकते हैं। और यह भी मुझे लगता है कि हमारे लिए और आसान हो जाएगा जब यहां पे जब रीजनल सेंटर यहां पे मेट्रोलॉजी का प्रारंभ होगा तो उसका एक बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में होगा। उत्तर प्रदेश राज्य को मैं इसलिए भी महत्वपूर्ण मानता हूं, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। देश के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य की भूमिका है, सबसे उपजाऊ भूमि है, सबसे अच्छा जल संसाधन है। देश की आबादी का हर 16वां यानी 100 में से 17वां व्यक्ति यूपी के अंदर रह रहा है, लेकिन मात्र कृषि योग्य भूमि हमारे पास 11% है और 11% भूमि में यूपी 21% देश का खाद्यान्न उत्पादन करता है। अगर समय पे हमें मौसम की जानकारी नहीं मिलेगी, वर्षा की जानकारी नहीं मिलेगी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि इनकी जानकारी नहीं मिलेगी, तो स्वाभाविक रूप से हम अपने अन्नदाता किसानों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, हम उनको सटीक जानकारी नहीं दे पाएंगे। और सटीक जानकारी देने के लिए आवश्यक है कि मौसम की वह जानकारी ससमय हमें प्राप्त हो सके। इसकी दिशा में किए जाने वाला प्रयास एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, जिनका एक सकारात्मक सहयोग यूपी को बराबर प्राप्त हुआ है इन सभी मामलों में, और वे स्वयं अपना समय निकाल करके यहां पे आते हैं। आज भी वो जम्मू कश्मीर में, कल वे डोडा में थे और आज वहां से चल करके सीधे लखनऊ में इस कार्यक्रम में भाग लेकर के फिर उनको वापस जम्मू कश्मीर जाना है। यानी हिमालय से वे सीधे यहां पर आए हैं, जहां पर विंध्याचल और शिवालिक पहाड़ियों के बीच में हम लोग यूपी के अंदर रह रहे हैं, और यहां पे रह करके फिर उनको वापस हिमालय की तरफ वहां जाना है, अपने संसदीय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, देश की योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए। और यूपी के अंदर उनका लगातार इन सभी कार्यों के लिए सहयोग मिलता है। और मैं उनसे इस बारे में जरूर अपील करूंगा कि मौसम की जानकारी हमें हमारे अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए, आकाशीय बिजली या अतिवृष्टि, अनावृष्टि या ओलावृष्टि के कारण होने वाली जनधन की हानि को रोकने के लिए, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की जिससे
जो इसके अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं, उसी दृष्टि से हमें बहुत आवश्यक है कि ये जानकारी हमें प्राप्त हो। मैंने इस बारे में इसरो से भी एक बारे में अनुरोध किया था कि राज्य सरकार चाहता है कि हमारे पास अपना एक सैटेलाइट हो जो मौसम की सटीक जानकारी हमें उपलब्ध करा सके, क्योंकि मैं देखता हूं कि लाइटनिंग के कारण जो मौतें होती हैं, राज्य सरकार अपने स्तर पर और आपदा राहत कोष से भी धनराशि उन पीड़ित प्रभावित परिवारों को देता है। हमने यूपी के अंदर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा में किसान को होने वाली क्षति को तो हम पैसा देते हैं, लेकिन किसान के साथ साथ उसका सह किसान भी यानी बटाईदार को भी और उनके परिवार के सदस्य की भी अगर किसी ऐसी दुर्घटना में मौत होती है, किसी ऐसी आपदा की चपेट में आता है, हम उन सबको मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंदर 5 लाख रुपए की सहायता तत्काल उपलब्ध करवाते हैं, जिससे कहीं कोई समस्या न आने पाए और उस परिवार के साथ हम खड़े होते हैं। मेरा मानना है कि यहां पे बाढ़ भी आती है, हिमालय से आने वाली नदियों में बार बार बाढ़ आती है और बाढ़ का क्रम भी ऐसे होता है कि एक बार यमुना बेसिन में आता है, एक बार गंगा बेसिन में आता है, एक बार फिर सरयू जी में आती है, फिर वही राप्ती नदी में, फिर गंडक नदी में, ये लगातार बाढ़ आती है। अलग अलग समय में इन बाढ़ के कारण भी व्यापक जनधन की हानि होती है। हम लोगों ने इसके लिए तमाम प्रयास भी किए हैं, लेकिन इन सब के लिए आवश्यक है कि यूपी के अंदर मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए डॉपलर स्थापित हो रहे हैं, ये हमें जानकारी देते हैं, लेकिन अगर कोई सैटेलाइट यूपी स्पेसिफिक हो, यूपी गवर्नमेंट उसमें मदद करने को तैयार है, जो यूपी को सही समय पर सही जानकारी दे सके और इन सब की जानकारी के लिए केंद्र यूपी के अंदर बन सके। यूपी गवर्नमेंट भी उसके साथ सहयोग करने को तैयार है और हर प्रकार का सहयोग भी करेगी। साथ साथ उसमें सपोर्ट करने के साथ साथ हमें मौसम के बारे में सही जानकारी समय पे मिले। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है और हमें समय पे जानकारी वर्तमान में देता है। मैं जो भी बैठक बुलाता हूं, क्योंकि इधर हमारी बैठकों का क्रम लगातार चलता है इस सीजन के लिए, तो उसमें मैं देखता हूं सही जानकारी वे देते हैं और उसका सही लाभ यूपी को मिलता है। मैंने आपके सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत भी किए कि कैसे हम उससे लाभान्वित होते हैं। एक तो इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरा हम लोगों ने यूपी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें यहां पे प्रयास की हैं जिनको हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। जैसे प्रदेश में हम लोगों ने 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ब्लॉक स्तर पर भी 2000 ऑटोमेटिक रेन गेज स्थापित हम लोगों ने अब तक यूपी के अंदर हुए हैं, जिसके माध्यम से हम वर्षा की सही जानकारी, वर्षा कितनी हुई है इसके बारे में जानकारी, इसके बारे में अन्नदाता किसानों को भी इसके बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। और ये उपकरण हमें वर्षा के बारे में, वहां के टेम्परेचर के बारे में, वहां की ह्यूमिडिटी के बारे में, वायु की गति और दिशा की रियल टाइम डाटा भी कलेक्ट करके और उसको स्टडी करने में भी हमें ये काफी हद तक ये हमें मदद करते हैं। इसके साथ ही जो हमारे आजमगढ़, वाराणसी, अलीगढ़, झांसी, लखनऊ, इन जनपदों में एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार विभिन्न चरणों में जो स्थापित किए जा रहे हैं, ये भी हमें जो रडार हैं आंधी, तूफान, भारी वर्षा, ओलावृष्टि, इन सब की निगरानी करने में ये हमें उत्तर प्रदेश में मदद करेंगे। प्रदेश में लाइटनिंग के यानी आकाशीय बिजली के डिटेक्शन सेंसर लगाए गए हैं और मैंने आपको पहले बताया है कि इसके कारण हमें काफी लाभ प्राप्त होता है। भारत सरकार के भी सचेत प्लेटफॉर्म सेल ब्रॉडकास्ट एसएमएस अलर्ट भी हमें जो है बड़ी संख्या में मिलते हैं, जो मैंने आपको बताया भी कि अभी पिछले दिनों कैसे ये एसएमएस हमें समय पे प्राप्त हुए। उसके बाद मोबाइल फोन में वहां पर लोगों को इसके बारे में सचेत करने में कैसे सहायता मिली और कैसे बड़ी संख्या में हमने सहारनपुर और अन्य जनपदों में जनधन की हानि को रोकने में उसके कारण हमें मदद मिली है। और मैं यही चाहता हूं कि ये सारी चीजें अगर आगे बढ़ती हैं
उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को अपने कार्यक्रमों को और अन्नदाता किसानों को उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन करने में काफी सुविधा होगी। और मेरा मानना है कि यूपी के अंदर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो संभावना है, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में जो संभावना है, वेजिटेबल उत्पादन के लिए जो संभावना है, अभी हम लोग 11% कृषि लैंड में, और एक कृषि लैंड जो हमारे पास है इसमें से 86% कृषि लैंड हमारी ऐसी है जो सिंचित है। 3-3 फसल हमारा अन्नदाता किसान लेता है। इसमें समय पे अगर हम जानकारी दे देंगे तो इसी कृषि भूमि में, जिसमें हम आज देश के लिए 21% खाद्यान्न उत्पादन करते हैं, इसी में मेरा मानना है कि हम इसमें 35 से 36% खाद्यान्न उत्पादन करने की सामर्थ्य अकेले यूपी रखता है। इतनी फर्टाइल लैंड और इतना अच्छा जल संसाधन हमारे पास मौजूद है। केवल टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके इसको समयबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ा लें, और उसमें मौसम विभाग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैं आज के इस अवसर पर लखनऊ को एक रीजनल सेंटर के रूप में स्थापित करने के लिए आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और मौसम विभाग के जो भी हमारे अधिकारीगण हैं, यहाँ उनके डीजी आए हैं, यहाँ उनसे जुड़े हुए जो भी दिल्ली से जुड़े हुए हमारे क्षेत्रीय प्रमुख हैं, अन्य साइंटिस्ट हैं, इन सभी का मैं एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि अच्छी टेक्नोलॉजी लाने के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग का हो या यूपी के अंदर किसी भी प्रकार की अन्य तकनीक को लाने के लिए, या मौसम विभाग के द्वारा जो भी अन्य कार्यक्रम यूपी के अंदर लागू होंगे, उसके लिए जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, राज्य सरकार इसके लिए पूरी मदद करने को तैयार है, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने को तैयार है। मैं एक बार फिर से माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का और उनकी पूरी टीम का हृदय से स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।